हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जैसा आपने वैसे लास्ट वाले वीडियोस अगर आपने अच्छे से देखे हैं तो लास्ट वाले वीडियो में हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, है ना। और बहुल आवेशों के निकाय के कारण किसी एक पर्टिकुलर स्थिर आवेश पर कितना बल लगता है उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम उस पर्टिकुलर कड़ी को थोड़ा सा आगे की ओर लेकर के जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उस न्यूमेरिकल से ये टॉपिक जो है आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अध्यारोपण का सिद्धांत का डेरिवेशन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन इसके ऊपर या इससे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में अमूमन आते ही हैं, सामान्यतः पूछे जाते हैं। चूंकि सिलेबस को एनसीईआरटी के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है इस सत्र से, तो ये समझिए कि क्वेश्चंस का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आरबीएससी जो है वो थोड़े कम लेवल के या न्यूमेरिकल ईजी देने की कोशिश करती है, लेकिन जब जब सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न का हुआ है तब तक न्यूमेरिकल का जो स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि इस बार न्यूमेरिकल जो है वो अच्छा आने वाला है। थोड़ा दिमाग लगेगा, लेकिन ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आपके और मेरे नहीं किया हुआ होगा। चलिए, तो न्यूमेरिकल्स के साथ में वीडियो को चालू करता हूं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। इस तरीके के मैं आपको 4 से 5 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आपको देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा है। 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। एक अन्य आवेश स्मॉल q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखो, संतुलन के 2 तरीके के सवाल आते हैं। आपको क्वेश्चन वैसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये सवाल अच्छा सवाल है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है वो समझने वाली बात है। तो मैं बोल रहा हूं कि संतुलन के 2 तरीके के सवाल आते हैं। एक में सिर्फ आवेश को संतुलित रखा जाता है, दूसरे में पूरे निकाय को संतुलित रखा जाता है। वापस से सुन लीजिए, संतुलन के कितने सवाल हैं? 2 सवाल हैं, 2 तरीके हैं संतुलन के। एक में आवेश संतुलित होना चाहिए, एक में पूरा निकाय संतुलित होना चाहिए। अभी जब आप ये सवाल पढ़ेंगे तो लास्ट वाली लाइन के ऊपर गौर कीजिए, क्या बोल रहा है? एक अन्य आवेश स्मॉल q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। मतलब आवेश के संतुलन की बात की जा रही है। जब एक पर्टिकुलर आवेश के संतुलन की बात की जाती है तो ये समझिए कि उस पर्टिकुलर आवेश पर लगने वाला परिणामी बल 0 होना चाहिए। वापस से सुन लो, उस पर्टिकुलर आवेश पर लगने वाला परिणामी बल कैसा रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए, तो सवाल को थोड़ा सा तरीके से कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? 2 आवेश है, ऐसा ही है ना। ये लो, एक यहाँ पर ले लिया अपन ने प्लस का 9e और एक थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ प्लस का 4e। अब ये और बात समझिए, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, यहाँ पे प्लस के दे रखे हैं, अगर दोनों माइनस के भी होते तो वो जो तीसरा आवेश है ना, आप इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अंदर कहीं रख सकते हो, इसके बीच में कहीं पर भी रख दो। ठीक है, बात को समझिए। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, प्लस प्लस के हों, तो आप क्या कर सकते हैं? वो तीसरा आवेश कहाँ रखेंगे? अंदर रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों, एक प्लस का और एक माइनस का हो, तब आप क्या करेंगे? वो जो तीसरा आवेश जो आप रखने वाले हैं वो इस लाइन के बाहर रखना है, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ। बात को समझे? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं बच्चों कि अगर ये दोनों सेम के हैं, ये प्लस का है तो ये भी प्लस का है, तब जो तीसरा आवेश रखो वो बीच में रख देना कहीं पर भी। ठीक है, और अगर ये दोनों अलग अलग हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो फिर तीसरा कहाँ रखोगे? लाइन के बाहर रखिएगा। ठीक है, लेकिन इस लाइन के अनुदिश ही रखिएगा, लेकिन बाहर रखने का है वो। ठीक है, ये बात। चलिए, अब क्या बोल रहा है? और इनके मध्य की दूरी ये कितनी दे रखी है? r दे रखी है आपको। ये क्वेश्चंस आईआईटीज में भी आ चुके हैं। अब तीसरा आवेश कहाँ रखना चाहिए वो बोल रहा है। देखो, बहुत सिंपल सा है। तो हमने बोला, माना प्लस का 9e ए बिंदु पर है, प्लस का 4e बी बिंदु पर है, यहां पर कोई बिंदु C है।
कहाँ रखा जाए, यही तो पूछ रहा है ना। ठीक है, तो माना कि उस पर्टिकुलर आवेश, अन्य आवेश Q को हमने कहाँ रखा, C बिंदु पर रखा, जो कि प्लस के 9e से कितना डिस्टेंस पर है, आंसर है x डिस्टेंस पर है। तो इस B से कितना दूर होगा, आंसर है r माइनस एक्स। टोटल दूरी तो आ रही थी, r में से किसको घटा दिया, x को घटा दिया। बात समझ में आई। हमें ये x ज्ञात करना है, या फिर प्लस के 9e से डिस्टेंस निकालना है, या फिर प्लस के 4e से डिस्टेंस निकालना है। उसने बोला नहीं कि कहाँ से डिस्टेंस निकालो, तो हम दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो या तो x निकालो या r माइनस एक्स निकालो। ठीक है, अब ये समझिए कि इस पे परिणामी बल शून्य हो। शून्य कैसे होगा वो और समझना। तो हमने ये देखना है कि ये जो प्लस का 9e है ये धनात्मक आवेशी है। तो हमने बोला कि ये प्लस का 9e इसके ऊपर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, और इसके कारण लगने वाला बल ये इस तरफ, प्रतिकर्षण वाला बल इसी तरफ। तो हमने बोला ये फोर्स ड्यू टू 9e चार्ज है। ऐसे ही प्लस का 4e भी इसके ऊपर एक बल लगाएगा, वो इस दिशा में होगा। ठीक है, और ये फोर्स ड्यू टू 4e चार्ज, बल 4e चार्ज के कारण। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, बहुत बढ़िया, तो 0 हो सकता है। अगर ये दोनों परिमाण में बराबर हो, जितना बल इधर लग रहा है उतना ही इधर लगे, तो फिर परिणामी बल 0 हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों बल परिमाण में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया सिंपल सा कि 9e आवेश के कारण उस Q चार्ज पर लगने वाला बल परिमाण में बराबर होना चाहिए 4e चार्ज के कारण उस Q आवेश पर लगने वाले बल को। टेक्निकली तो मेरे को Q को पहले लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि बल किसके ऊपर लग रहा है, Q पे लग रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, Q पे लगने वाला बल है ये। ठीक है, किसके कारण, 4e के कारण और 9e के कारण। ऐसा ही तो होता है ना, जिस आवेश पे लगता है उसको पहले लिखते हैं, जिसके कारण लगता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है, आप चाहे तो Q पहले लगा दीजिए। चलिए काम करो, ये बल कितना होगा, तो हमने बोला K, फिर Q1 9e को लिख लो, Q2 जिस पे बल लग रहा है Q, डिवाइडेड बाय दूरी का वर्ग, दूरी AC है, AC कितना है, x है भैया, तो x² बराबर क्या होगा, देखो आगे K है ना, 4e के कारण देखना है, तो हमने पहला आवेश 4e लिखा, दूसरा आवेश Q लिखा, डिवाइडेड बाय दूरी का वर्ग, दूरी कितनी है, r माइनस एक्स, और इसका क्या बच्चों, होल स्क्वायर। जो कट रहा है, जो रामायण जा रही है उसे हटाओ भैया, K से K गया, Q से Q गया, और E से E भी चला गया। क्या बच रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स चलूं तो ये 4 नहीं है, 9 है। ये आ रहा है 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बराबर होगा किसके बच्चों, 4 डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स, ये आर है के स्क्वायर, यही है। चलिए सॉल्व कीजिए। इसे शायद मैं 3 डिवाइडेड बाय एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बताओ देता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। इसे कैसा, 2/r माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर लिख देते हैं। डन, दोनों तरफ वर्ग है, क्या करेंगे, वर्गमूल ले लो, अंडर रूट ले लो, तो क्या हो जाएगा 3/x आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स आएगा। वज्र गुणा कर सकते हैं, तो हमने वज्र गुणा किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, 2x आया, और 3 को r माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है। क्या आएगा भाई, 2x बराबर होगा 3r माइनस 3x। देवता हूं, मैंने तो यही देखा। चलो 3x को उठा करके इधर लेकर के आओ, तो ये क्या होगा, 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 3r। डन, 5x हो गया क्या, 5x बराबर 3r, हमें तो x चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू r। हो गया। तो ये x दूरी कहां से थी, प्लस के 9e से थी। तो अब आपका आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए भैया, बोर्ड में नंबर लाने हैं और अगले को इतना इंप्रेस कर देना है कि वो आपकी कॉपी को ही निहारता रहे। जो 5 मिनट में कॉपी चेक कर रहा था 10 मिनट लगा दे और अच्छे से कॉपी चेक करें कि हमने ऐसा काम किया है कि तेरे को देखना ही पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, अतः वह आवेश Q प्लस 9e आवेश से 3/5r दूरी पर भुजा
कौन सी, ए बी है ना, ए बी तो है, के मध्य स्थित होगा। ठीक है, वह आवेश Q कहां पे, प्लस के 9e से कितनी दूरी पर, 3/5r दूरी पर स्थित होगा, और किसके बीच में, भुजा AB के बीच में है वो। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से आप लिख करके आओगे। बताओ, उसको देख, थ्योरी भी लिखनी आती है, काम भी करना आता है। ठीक है, हो गया ये सवाल। एक बार के लिए मैं वीडियो चेक करता हूं, उसके बाद में आगे वाले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप इसको उतारें, अगर ये क्लियर दिखाई दे रहा है तो आप इसे उतारें। ओके, मैं थोड़ा सा फोकस और देखता हूँ, और हो सकता है क्या, नहीं इतना ही है। चलिए, परफेक्ट है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार के लिए इसे उतारें, मैं अगला सवाल देखता हूं। ये क्लियर है ना बच्चों? और वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लाइव वीडियो तो है नहीं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप आसानी से करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हम इतने अध्यारोपण के क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कंडीशन अप्लाइड आप अच्छे से पढ़ें, है ना, अच्छे से दिमाग लगा करके पढ़ोगे, सवाल तो छूटना ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक अच्छा सवाल है। क्या है भाई, दो कैपिटल Q परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर रखे गए हैं। कैपिटल Q परिमाण के दो आवेश हैं और कितनी दूरी पर रखे गए हैं बच्चों, r दूरी पर रखे गए हैं। ठीक, तो मैं यहां पर सॉल्यूशन के साथ में काम कर रहा हूं। दो आवेश ले लेते हैं, ये भी कैपिटल Q है, ये भी कैपिटल Q है। इस वाली भुजा को वापस से नाम दे देते हैं AB। ठीक, और कितनी दूरी पर रखे गए हैं, अगेन वही पार्ट है, R दूरी पर। ठीक है, उनके मध्य बिंदु पर, उनके मध्य बिंदु पर, बिल्कुल साफ साफ बोल रहा है, मतलब उनके बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, मध्य बिंदु पर Q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है। इस AB भुजा, मतलब इन दोनों के मध्य बिंदु पर, AB भुजा के बिल्कुल बीचों बीच एक अन्य बिंदु ले लो C। ठीक है, और अगर वो बीचों बीच में है तो फिर ये दूरी कितनी होगी बच्चों, r/2 होगी क्या? ऐसे ही ये दूरी भी कितनी होगी बच्चों, r/2 होगी। ठीक है, अगर बीचों बीच में, और इस बिंदु पर वो क्या बोल रहा है कि एक अन्य Q परिमाण, स्मॉल Q परिमाण का आवेश रख रहा है। इसका मान मतलब इस Q का मान, स्मॉल Q का मान एवं प्रकृति, मतलब प्लस का होगा या माइनस का होगा, क्या हो कि निकाय अधिकतम संतुलन में, यह संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। अब अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या बोलना चाहता है, वो समझने लायक बात है। वो बोल रहा है कि इस Q आवेश को हमने बिल्कुल बीचों बीच रख दिया है। ठीक है, Q आवेश को बीचों बीच में रखने पर हमें ये ज्ञात करना है कि इसका मान कितना ले कि ये पूरा का पूरा निकाय संतुलन में हो। दूसरी सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन है, दूसरी वाली। एक में था आवेश संतुलन में, आवेश संतुलन में तो मतलब अगर ये आवेश संतुलन में है तो इसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा। ठीक है, लेकिन जब बोलता है निकाय संतुलन में रहे तो मतलब समझ लीजिए निकाय में जितने भी आवेश हैं उन सभी पर परिणामी बल कितना लगना चाहिए, 0 लगना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? जब निकाय संतुलन में रहता है तो निकाय में जो है, जितने भी आवेश हैं उन सभी पे परिणामी बल 0 हो, और अगर आवेश संतुलन में है तो उस पर्टिकुलर आवेश पर परिणामी बल 0 होना चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए मैं ये लाइन यहां लिख देता हूं जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। क्या भाई, जब किसी तीसरे आवेश को निकाय में रखने पर निकाय संतुलित रहे तब
निकाय में उपस्थित समस्त आवेशों पर लगने वाला बल शून्य होना चाहिए। और कौन सा बल बच्चों? परिणामी बल। लगने वाला परिणामी बल, मैं यहां पे लिख देता हूं, परिणामी भूल गया था मैं। लगने वाला परिणामी नेट बल जो है वो शून्य होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप ए वाले आवेश पे देखो, इस पर भी परिणामी बल शून्य होना चाहिए। सी वाले आवेश पे तो वैसे भी शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जितना बल ये इधर से लगा रहा है उतना का उतना बल ये इधर से लगा रहा है, दूरियां समान है, ये वाले आवेश समान है, तो इसमें तो बल शून्य ही है, इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो यूजलेस कंडीशन होगी अगर हम इसको चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि तो सामने ही दिख रहा है, इससे कुछ वैल्यू मिलेगी नहीं, लेकिन हमें पता चलेगा कि सी पे जो भी आवेश रखा जाएगा उस पर परिणामी बल शून्य ही लगना है। ठीक, आगे देखो, बी पे लगने वाला परिणामी बल क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है, तीनों पे, ए पर, सी पर और बी पर, तीनों पर जो जो आवेश है उन पे लगने वाला परिणामी बल क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कभी भी उस तीसरे आवेश से कैलकुलेशन नहीं करते, हम साइड वाले आवेश को पकड़ते हैं। या तो ए वाले आवेश को पकड़ लो या बी वाले आवेश को पकड़ लो। ठीक है, कौन से आवेश पे परिणामी बल को चेक करेंगे? अपन ए वाले पे करेंगे या फिर बी वाले पे करेंगे। सी वाले पे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, उस पर तो वैसे ही जीरो है। ठीक है, और उससे अगर आप चेक करने की कोशिश करोगे तो निकलेगा कुछ नहीं, सब कट जाएगा, बराबर था तो सब कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि या तो ए से कैलकुलेशन करो या बी से। मैं बी से कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप अपने वाले सॉल्यूशन में ए से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कहीं कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करते हैं। अब इस बी पर उपस्थित आवेश पर बल किसके कारण लग रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो हमने बोला कि बी पर जो भी होगा उस पर इसके कारण तो बल लगेगा ही लगेगा, ये तो फिक्स है। इस प्लस के आवेश के कारण इस प्लस के आवेश पे लगने वाले बल की दिशा कैसी? ऐसी भैया, ये। और ये बल किसके ऊपर? कैपिटल क्यू पर, कैपिटल क्यू के कारण। क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। समझना ये प्लस का और जो गलती से ये भी प्लस का हो, समझना इस चीज को, ये प्लस का और गलती से अगर इसको भी प्लस का मान लिया तो देवताओं एक प्लस का आवेश दूसरे प्लस के आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, अगले बल की दिशा भी इसी तरफ मिलेगी। बताओ भाई, दोनों बल इसी तरफ काम करेंगे तो क्या परिणामी बल जीरो मिलेगा? चांस ही नहीं है। दोनों बलों की दिशा क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। तो क्या करेंगे? इस वाले आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा ऐसी हो, ठीक है, इस वाले आवेश के कारण इधर लगे बल, तब जाके ये बात बैठ सकती है। तो इसका मतलब अगर आपने इसको प्लस का माना है तो फिर इसको कैसा मानना पड़ेगा? माइनस का मानना पड़ेगा। प्रकृति पता चल गई क्या? प्रकृति क्या आई? विपरीत प्रकृति आई। अगर ये दोनों प्लस के हैं तो भैया ये माइनस का है, और अगर ये दोनों माइनस के होते तो फिर ये किसका होता? प्लस का होता। विपरीत प्रकृति होती। बात समझ में आई? इस बल की दिशा विपरीत करने के लिए इसकी प्रकृति भी क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने लिखा ये वाला बल कैपिटल क्यू पे लगेगा, किसके कारण? स्मॉल क्यू के कारण। दोनों बल विपरीत दिशा में है, अतः लगने वाला परिणामी बल शून्य हो सकता है। ऐसा कैसा इधर भी काम कर सकते थे। कैसे भाई? इस क्यू आवेश पर इसके कारण जो बल लगेगा वो तो इधर ही लगेगा। ठीक है, फिर अगर ये प्लस का ले लेते तो ये बल भी इधर ही आता, लेकिन ऐसा चाहते नहीं है तो हम क्या करते हैं? इसको माइनस का लेते हैं, तो ये बल कहाँ की ओर जाएगा? इधर की ओर जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप ए वाले से भी काम कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या भाई? सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन तो लिख ही चुका हूं। यहां पर हमने एक सॉल्यूशन ही है, जो क्वेश्चन में प्रकृति पूछे ना उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं कि तीसरे आवेश की प्रकृति, तीसरे आवेश की प्रकृति, और कौन सा था वो? क्यू स्मॉल क्यू आवेश था। कैपिटल क्यू आवेश की प्रकृति से विपरीत होनी चाहिए,
से क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ये प्लस का है तो फिर ये वाला तीसरा आवेश कैसा होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, एक पैटर्न। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं सॉल्यूशन को परिमाण में करूंगा। एवं चलो अब परिमाण में करते हैं। तो हमने बोला कि एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का परिमाण बराबर होना चाहिए एफ कैपिटल क्यू के, यही होना चाहिए। चलो अब इस चीज को देखो, एफ इन दोनों के मध्य लगने वाला बल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये देखो इस वाले और इस वाले आवेश, ये वाला, और सॉरी बच्चों, हमें क्या देखना है, इस वाले बल देखना है। तो इन दोनों आवेश के बीच की दूरी, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी है, r/2 है। तो यहां पे दूरी क्या लिखोगे, r/2 और उसका क्या वर्ग बराबर होना चाहिए, क्या भाई, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों आवेश की दूरी, इन दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है, r है क्या, देख लो देवताओं, ऊपर है r का स्क्वायर, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, देखो के से के की रामायण गई, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू की रामायण गई, तो स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो गया, आर स्क्वायर बटे 4, 4 कहाँ गया ऊपर, बराबर होगा किसके, क्यू बटा आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर की रामायण गई, तो क्यू बराबर कितना हुआ, Q/4। अब आप बोलोगे सर आप तो प्लस का लेकर के आ गए, हाँ परिमाण तो मैंने ऐसे देख लिया है, ये परिमाण है, क्यों, क्योंकि अपन ने ऊपर वाला काम भी किसमें किया है, परिमाण में। प्रकृति मैंने पहले ही लिख दी, विपरीत होनी चाहिए, मतलब अगर ये प्लस का है तो देवता ये माइनस का लोगे, अतः Q बराबर फाइनली क्या लिख करके आओगे, माइनस का Q/4। ठीक है, ये पहले ही लिख दिया। अदरवाइज ऐसा नहीं करके आते हो तो इसका एक और पैटर्न है, चलो मैं वो यहां पर कर देता हूं। क्या होना चाहिए, इस B पर उपस्थित आवेश पर लगने वाला परिणामी बल 0 होना चाहिए, यही तो है। B पर उपस्थित आवेश पर नेट बल या परिणामी बल 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एफ क्यू और क्यू प्लस एफ क्यू और कैपिटल क्यू, इन दोनों का सदिश योग करूंगा तो देवताओं कितना मिलना चाहिए, मेरे को 0 मिलना चाहिए, यही तो है। ठीक, चलिए फिर अपन ऐसा करते हैं, एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बराबर होगा माइनस का एफ कैपिटल क्यू स्मॉल कैपिटल क्यू, यही है। दोनों की दिशा वैसे भी विपरीत है तो मेरा माइनस का साइन लगाना बिल्कुल सही बात है। चलो अब परिमाण में काम कर दो, ये करोगे तो अब परिमाण में ले लो, क्योंकि सदिश रूप से आप बता चुके हो विपरीत दिशा है। ठीक है, आपने सदिश रूप से उस चीज को बताया। अब आप आराम से काम करो, क्या भैया, वो देखो इसको अपन लिखेंगे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दूरी वही r/2 का स्क्वायर बराबर होगा माइनस ऐसा का ऐसा के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जो आपने यहाँ पे किया ना वो का वो काम वापस से कर दो, लेकिन वो माइनस का निशान कहां से आया, यहां से, क्योंकि ये एक लॉजिक है, परफेक्ट है भाई। अध्यारोपण का सिद्धांत बोलता है कि भाई अगर संतुलन की अवस्था में है तो फिर किसी भी एक आवेश पे लगने वाला बल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमने उस कॉन्सेप्ट को सदिश रूप में लिख दिया, उससे भी माइनस आ गया। इस वाले काम को करते टाइम आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर ये लाइन लिख रहे हो तो फिर आप सीधे सीधे परिमाण में काम कर दो, एंड में जाके माइनस लगा देना। ठीक है, दोनों ही सही है बच्चों, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं निकाल सकता। ठीक है, ये Q/4 इसमें डायरेक्ट आ जाएगा। और ये वाला सवाल आप देखेंगे तो नीट की एग्जाम में, आईआईटी की एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इस चीज को, इस फैक्टर को तो याद ही रख लो, माइनस का Q/4 होता है। कितना होता है, माइनस का Q/4 होता है तीसरे आवेश को रखने पर बीच में। ठीक है, उतारो इस चीज को, मैं वीडियो चेक करता हूं, जल्दी से उतारिए। और अभी तो सवाल बाकी हैं, मुझे ब्लैक मार्कर यूज करना चाहिए। अब से ब्लैक मार्कर ही यूज करेंगे। ओके, डन हुआ ये। चलिए अब आगे वाले सवालों पर भी करते हैं। ये डन हुआ ना? वीडियो को पॉज करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और काम करते जाओ। एक एक न्यूमेरिकल आपकी कॉपी में होना चाहिए।
देखो अगला सवाल, तो निकाय के संतुलन वाले सवाल हम देख चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट फैक्टर वाले इस क्वेश्चन, ये सवाल अच्छे हैं, ऐसे 2 सवाल हम करेंगे जो आगे आने वाला है। 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलाम का है, ठीक है, का एक्स अक्ष पर स्थित है ना। 4 आवेश और सारे के सारे कितने हैं, 2 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। शायद माइक्रो नहीं दिखाई दे लेकिन माइक्रो लगा लीजिएगा। और सारे के सारे एक्स अक्ष पर स्थित है। ये क्रमशः 0, 2, 4 तथा 8 सेंटीमीटर पर स्थित है। 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। 2 सेंटीमीटर वाले आवेश पर आपको क्या देखना है, परिणामी बल। सवाल क्या बोल रहा है वो और समझिएगा। 4 आवेश और एक्स अक्ष पर स्थित है, ये मैं एक्स अक्ष बना दे रहा हूं, है ना। और एक्स अक्ष की शुरुआत कहां से, 0 से। 0, फिर दूसरा आवेश 2 सेंटीमीटर पे, फिर 4 पे, और नेक्स्ट वाला 8 पर है। यही है, और ये सारे सेंटीमीटर लगे हुए हैं, ये बात ध्यान रखना। और इन सभी पर समान परिमाण का आवेश है। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। इन सभी पर समान परिमाण का आवेश है। समान परिमाण का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि क्यू आवेश, और वो कितना है, 2 माइक्रोकूलाम का आवेश, ठीक है। अब समझना कि यहां पर भी मैंने क्यू आवेश लिखना है, यहां पर भी मैंने क्यू लिखना है, यहां पर भी मैंने क्यू लिखना है, और यहां पर भी मैंने क्यू ही लिखना है, ठीक। अभी ये जब मैं काम करूंगा बच्चों तो मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें क्या बतानी पड़ेंगी, अलग अलग बतानी पड़ेंगी। तो मैंने क्या किया वो समझिए। मैं इसको Q1 बोल रहा हूँ, और ये मान Q2 के भी बराबर है, ये मान Q3 के भी बराबर है, ये मान Q4 के भी बराबर है। सारे बराबर हैं 2 माइक्रोकूलाम के। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि मैं मेरे डायग्राम में इनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ और अच्छे से मैं मेरा काम कर पाऊँ, ठीक है। इसलिए मैंने Q1, Q2, Q3, Q4 लिख दिया। आप चाहें तो Q से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लिखने से बल को प्रदर्शित करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको पता तो है कि सारे आवेश बराबर है। आप समझना बोल क्या रहा है कि ये जो 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश है ना, इस आवेश पर कितना बल लग रहा है, ठीक। आप चाहें तो नीचे इनके बीच में नामकरण कर दो, ये A, ये B, ये C और ये D कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के B पर परिणामी आवेश परिणामी बल देखना है। अब इस वाले आवेश पर कौन कौन बल लगाएगा वो समझिए। तो मैं बोल रहा हूं एक तो ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, किस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है। ये वाला बल कौन सा होगा, तो हमने बोला F, किसके कारण, दूसरे पर लग रहा है, और किसके कारण, पहले के कारण। बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे देखो, ये वाला देखो, Q3 आवेश इस Q2 पे बल लगाएगा, कहाँ की ओर, आंसर है इस दिशा की ओर। अरे दोनों प्लस के ही हैं, प्रतिकर्षित ही करेगा। तो हमने बोला F दूसरे आवेश पे लग रहा है, कौन से आवेश के कारण, तीसरे आवेश के कारण, ठीक है। दूसरे आवेश पर किसके कारण, तीसरे के कारण। एक ये Q4 वाला जो 8 सेंटीमीटर पे स्थित है, ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, और प्लस का होने के कारण प्रतिकर्षित का बल लगाएगा, ऐसा। F दूसरे आवेश पे लग रहा है, लेकिन कौन से आवेश के कारण, चौथे के कारण, तो F24 लिखा है, समझिएगा। इस तरफ F21 लिखा है, इधर F23 और 24, 2 बल इस तरफ काम कर रहे हैं, एक बल इधर काम कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, सीधे सीधे जोड़ दो, फिर जो भी आए उसमें से ये घटा देना। परिणामी बल तो ऐसे ही निकालोगे परिमाण में, कहाँ की ओर जाएगा, तो आप गौर करेंगे परिणामी बल इस तरफ जाएगा। इस तरफ क्यों जाएगा, देखो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है। ये दूरी कितनी, 2 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी, 2 सेंटीमीटर। यही है क्या, दूरी ये बराबर है, ये दोनों आवेश बराबर हैं, ये वाले आवेश का जोड़ा भी, ये वाले आवेश का जोड़ा भी, ठीक। दूरियां समान हैं, आवेश समान है, एक बल इधर काम कर रहा है, एक बल इधर काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। आप देखेंगे F21 और F23 तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म। तो बच गया कौन, F24। परिणामी बल इधर ही जाएगा क्या, कौन सी दिशा में, तो अगर ये प्लस की x डायरेक्शन है तो फिर ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस की x डायरेक्शन। तो मैं अगर सदिश में लिखूंगा ना एंड में, तो मैं माइनस का आई कैप लगाऊंगा। अगर प्लस में लिखता, प्लस के डायरेक्शन में आता, तो मैं लिखता हूँ प्लस का आई कैप। लेकिन माइनस का x दिशा है तो फिर माइनस का आई कैप लिखेंगे एंड में, ठीक है ये बात। चलिए तो भी काम करते हैं, चीज़ों को समझने की बात है। इस समय सबसे पहले देखेंगे कि AB कितना आ रहा है। तो आंसर है AB दूरी जो है वो 2 सेंटीमीटर की है,
ठीक है, इसका मतलब 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। मेरे को मार्कर ब्लैक यूज करना है। फिर एक दूरी चाहिए BC। BC दूरी कितनी है? अगेन 2 सेंटीमीटर है। कितना? 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। फिर एक दूरी चाहिए BD। ये कितनी है भाई? B से लेकर D तक की दूरी देखो, 2 से 8 तक की 6 सेंटीमीटर है क्या? कितना हो जाएगा? 6 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। बताओ भाई मैं सही हूं नहीं? सही हूं। चलिए काम करना चालू करते हैं। कैसे करेंगे भाई? तो फिर हमने लिखा कि Q2 आवेश पर या 2 सेंटीमीटर वाले आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। देखिएगा, 2 सेंटीमीटर वाले आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा वो देखिए। तो मैंने लिखा F रिजल्टेंट सदिश रूप में। ये दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। वैसे तो सदिश बल जब आप लिखते हो तो सारे के सारे प्लस में लिखोगे। F23 सदिश प्लस F24 सदिश प्लस F21 सदिश। जब आप सदिश रूप में लिखो तो बीच में प्लस का ही निशान लगाओगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जब आप सदिश रूप में लिखोगे तो किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी बल समस्त आवेशों के सदिशों के योग के समस्त आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। इसका मतलब जब सदिश में लिख रहे हैं तो प्लस का ही लगाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं इसे परिमाण में कन्वर्ट कर देता हूं F रिजल्टेंट, और वो भी किस में लिख रहा हूं बच्चों? परिमाण में लिख रहा हूं। ठीक, तो मैं क्या देखूंगा? ये दोनों बल एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में तो लगाएंगे क्या? प्लस का निशान परिमाण में। और ये इसके विपरीत दिशा में है तो फिर इसको माइनस का कर दूं। मेरी बात को समझ में आ रही है? मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? परिमाण में लिखते ही आप प्लस और माइनस में काम कर दोगे, लेकिन जैसे सदिश लिखोगे आपको प्लस का ही चिन्ह लगाना है। ठीक है, चलो भाई मैं काम करना चालू करता हूं। F23 देखो, परिणामी बल देखें F23 के आवेश Q1 और Q2, ये दोनों ही आवेश क्या है? समान है। तो Q और Q लिख सकते हो आप, या फिर Q1 और Q2 भी लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3 के बीच की दूरी कितनी है? 2 और 3 के बीच की दूरी है BC, तो हमने लिखा BC का स्क्वायर। ठीक है, प्लस के आप चाहें तो 2 और 3 लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। 2, 4, तो ये हो जाएगा Q2 और Q4 डिवाइडेड बाय 2 और 4 के बीच की दूरी। 2 और 4 के बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर, जिसे मैं अभी BD लिखता हूं, माइनस K21 के Q1 Q2 या Q2 Q1 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की दूरी 2 और 1 के बीच की दूरी कितनी है भाई? 2 और 1 के बीच की दूरी AB है, तो ये होगा AB का स्क्वायर। ठीक है, लिखने का तरीका समझिए। अब वैल्यू पुट कर दो, तो हमने लिखा K ऐसा का ऐसा, Q2 और Q3 तो बराबर ही हैं, तो हमने लिखा 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 माइक्रोकुलाम था ना, और उसका क्या कर दो? स्क्वायर बटे BC देखो लिख रखा है 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, और इसका भी क्या बच्चों? यहाँ पर स्क्वायर। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। K Q2 Q4 ये भी इतना ही होगा, 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड BD कितना है? 6 गुणा 10 की घात माइनस 2, और ये एक मिनट, ये गलती है ना, यहाँ पर माइनस 2 आएगा, और उसका क्या? स्क्वायर माइनस K वापस से ये तो इतना ही आएगा, 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 और उसका क्या? स्क्वायर बटे AB, ये 2 सेंटीमीटर वाला था, 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 और इसका क्या? स्क्वायर। बताओ भाई, मान ही तो रखा है, कैंसिल, यही तो बोला था, बच गया क्या? ये परिमाण में निकाल रहे हैं भाई। के 9 गुणा 10 की घात 9 के 2 गुणा 10 की घात माइनस 12 कर देता हूँ, स्क्वायर करूंगा तो, और ये 2 गुणा 2 लिख देता हूँ, 4 लिख सकते थे आप। इसको देखिए 6 गुणा 6 और ये 10 की घात माइनस 4। अरे घात में वर्ग करना तो आता है ना, पता चले 6 6 36 कर दो और प्लस का 36 कर दो, होशियार की पूछड़ी हो तुम। ठीक, देखो इस तरफ, वैसे तो मेरे हिसाब से पूरा कट गया, क्यों? देखना
2 दूनी 4 और 9 चौक 36, नीचे भी 6 छिंग 36, तो ये पूरे को काट देता हूँ भाई। ठीक है, अब देखो सिर्फ पावर को सॉल्व करना है। पावर को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 10 की घात 9 और -12 10 की घात -3, -3 और नीचे माइनस का 4, ऊपर गया तो प्लस का 4, प्लस का 4 और माइनस का 3, प्लस का 1 हुआ क्या, कैलकुलेशन कर लेना। ये एफ रिजल्टेंट है, कौन सी दिशा में काम कर रहा है, माइनस की दिशा में। तो जब मैं एफ रिजल्टेंट लिखता हूं परिमाण में तो मेरे को सिर्फ इतना ही लिखने की आवश्यकता है, लेकिन जब मैं एफ रिजल्टेंट सदिश रूप में लिखता हूं तो मैं लिखता हूं 10 न्यूटन का तो है, और कौन से में है, आई कैप है। 10 न्यूटन पहले लिख दो और उसके साथ में लगा दो आई कैप, और वो भी कौन सी डायरेक्शन, माइनस का वी, अरे प्लस के एक्स में थोड़ी है, माइनस के एक्स में ना, तो माइनस का आई कैप लगा दीजिएगा। बात समझ में आ गई क्या, डन हुआ। उतारो, अच्छा सवाल है, अभी तो इसके ऊपर एक और सवाल करने वाले हैं, जल्दी से उतारिए। देखते हैं, देखिए ब्लैक मार्कर से कितनी क्लैरिटी आ रही है। ये अच्छा दिखाई दे रहा है ना, ओके। अरे बच्चों अभी सवाल बाकी हैं, अभी हमें और सवाल करने हैं। वर्ग वाला सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, है ना। वीडियो को पॉज कीजिएगा, ये आसानी से आप काम कर सकते हैं। इसको करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप इसके साथ में माइनस का आई कैप लिखें, इसके साथ में माइनस का आई कैप लिखें, इसके साथ में प्लस का आई कैप लिख दें। ठीक है, जब आप सदिश रूप में लिखेंगे, है ना, इसके साथ में माइनस का आई कैप, इसके साथ में माइनस का आई कैप, इसके साथ में प्लस का आई कैप, तो क्या होगा, प्लस का आई कैप और माइनस का आई कैप ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बच गया ये, इससे सॉल्यूशन आ जाएगा ये। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं परिमाण में पहले जाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि परिमाण से सवाल आसान हो जाता है कैलकुलेशन वाइज। एक आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हो सके तो इन्हें शेयर भी कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। याद आ रही है कि वो एक कौन सी मूवी थी, इरफान खान की थी, है ना, जो अब नहीं रहे, एक वर्सटाइल एक्टर, कौन सी, इंग्लिश मीडियम थी, यस, मूवी का नाम इंग्लिश मीडियम था, हाँ इंग्लिश मीडियम था, जिसमें वो बच्ची को सिखाते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग वाला। ओके ऑलराइट, ये हो चुका है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये सवाल बहुत बढ़िया है, देखो 4 माइक्रोकुलाम के अनंत आवेश, अब बहुत ज़्यादा हो गए, 4 माइक्रोकुलाम के अनंत आवेश x अक्ष पर क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर डॉट डॉट डॉट, इस बार मीटर में है, पर रखे गए हैं, अनंत आवेश हैं। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे 1 कुलाम के आवेश पर बल ज्ञात करो। कितने आवेश, अनंत आवेश, कहाँ से चालू है, 1 2 4 8 16 32 जहाँ तक भी जाएंगे। ठीक है, और बल कहाँ पे निकालना है, मूल बिंदु पर बल निकालना है। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल, छोटी छोटी सी मैथमेटिक्स काम करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, ये लो एक्स अक्ष बना दिया, ये इसका क्या होगा, मूल बिंदु होगा, जो 0 पे होता है, सीधी सी बात है। फिर यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, इधर 4 लिखा, फिर इधर 8 लिख देते हैं, और ऐसे भैया एक्स अक्ष तो बनाते जाओ भाई, तुम्हारी कॉपी में जगह होनी चाहिए। ठीक है, सारे आवेश कितने, 4 माइक्रोकुलाम के हैं, जैसा सवाल में दे रखा है। सारे आवेश ये इधर वाले है ना, ये सारे के सारे क्या है, 4 माइक्रोकुलाम के हैं। तो मैं इन सभी आवेशों को क्यों लिख रहा हूं, सारे के सारे परिमाण में क्या है, समान है। ठीक, इसे चलो Q1, इसे Q2, इसे Q3, इसे Q4, और हमने लिखा Q1 बराबर है Q2 के बराबर है, Q3 के बराबर है, Q4 के डॉट डॉट डॉट, और ये सारे के सारे कितने हैं भाई, 4 माइक्रोकुलाम के। ठीक, एक और आवेश यहाँ पर मूल बिंदु पर और है, इसे Q0 आवेश लिख दिया। ये Q0 आवेश अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 कुलाम का है। Q0 आवेश कितने कुलाम का है, 1 कुलाम का आवेश है, और ये सारे के सारे बराबर है 4 माइक्रोकुलाम के। आपको इस पे बल देखना है, तो भाई कैसे देखोगे बल, हाँ देखो
ये Q1 वाला इसको, ये दोनों ही प्लस के ही दिखा रखे हैं, उसने माइनस तो लगाया ही नहीं है ना। तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक प्लस का दूसरे प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो भैया इसने इसको इधर फेंक दिया, Q1 वाले ने इसको इधर फेंक दिया। ये लो, ये बल लग रहा है इसके ऊपर, किसके कारण, पहले के कारण। फिर ये वाला भी इसको इधर फेंकेगा इस तरफ, F02। ये वाला भी इसको इधर ही फेंकेगा, F03। ये वाला भी इसको ऐसे ही फेंकेगा, F04। और ऐसे कितने बल भैया, अनंत बल लगने वाले हैं। कितने, अनंत लगने वाले हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये अनंत पदों वाली श्रेणी में जाएगा। अब कौन सी में, गुणोत्तर या फिर समांतर, वो बाद की बात है, लेकिन इतना हमें कंफर्म हो गया। क्लियर है? तो अगर मैं इस Q0 आवेश पर लगने वाला बल देखूं तो इन समस्त बलों का क्या होना चाहिए, सदिश योग। सारे वैसे भी योग में ही आएंगे, वैसे भी योग में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि सभी बलों की दिशा क्या है, समान है, तो वैसे भी प्लस ही लगना है। कौन सी दिशा एंड में हम लगाएंगे, मैं परिमाण में काम करूंगा और एंड में दिशा लगा दूंगा। कौन सी दिशा लगाएंगे, प्लस का x इधर है तो ये माइनस का x है भाई। तो जब आप लास्ट में जो भी आंसर निकालें, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, जितना भी मान आए बल का, उसके साथ में माइनस का आई कैप लगा देना, क्योंकि ये माइनस की x डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो हमने लिखा Q0 आवेश पर, Q0 आवेश पर परिणामी बल, और मैं परिमाण में काम कर रहा हूं देवताओं भाई। तो ये होगा F रिजल्टेंट बराबर होगा पहले आवेश के कारण बल, सॉरी परिमाण में काम करना है ना, प्लस दूसरे आवेश के कारण बल, प्लस तीसरे आवेश के कारण बल, प्लस चौथे आवेश के कारण बल, और इसी तरीके से जितने भी आवेश आगे तक है। परिमाण में लिख रहा हूं, सभी की दिशा एक जैसी थी इसलिए प्लस का लगाया। अगर किसी की भी दिशा विपरीत होती तो जिसकी विपरीत है उसके साथ में माइनस का लगा देते हैं। अभी तो प्लस में ही काम करोगे। ठीक, देखो क्या होगा इन दोनों के बीच में। तुमने लिखा के Q0 और Q1 डिवाइडेड बाय दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी भी 1 मीटर है ना। मैं डायरेक्ट दूरी लिखता जा रहा हूं, ये कितनी है, 1 का स्क्वायर, प्लस यहां पे देखो कि Q0 और Q2 ये सारे आवेश बराबर है बच्चों, इसमें घबराने वाली आवश्यकता नहीं। ठीक है, और दूरी Q0 और Q2 की 2 मीटर है भैया, तो ये 2 का स्क्वायर। फिर के Q0 और Q3 देखो यहाँ पर था 4 पर, तो ये 4 मीटर है, तो ये 4 का स्क्वायर होगा। फिर के Q0 और Q4 कहाँ पर है भैया, यहाँ पर 8 पर है। 8 और इसके बीच की दूरी 8 मीटर है, 8 का स्क्वायर होगा। डॉट 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 आगे की ओर चलते हैं। ठीक, अब अगर मैं मैथमेटिक्स को फॉलो करूं तो मैं इनका मान भी रखने की कोशिश करूंगा। एक 4 माइक्रो कूलाम का आवेश है और एक 1 कूलाम का है, तो फिर 4 माइक्रो कूलाम ही प्रभावी होगा। गुणा करोगे तो 1 से उतना ही मान आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है वो समझिए। हमारा फाइनल फॉर्मेट ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, और ऐसे तो फिर मैं लंबा कर दूंगा ना, ज़्यादा वैल्यू लिख दूंगा। हाँ भाई, ऐसा न करते हुए अब जो कर रहा हूँ वो देखिए, ये सारे के सारे बराबर थे। ठीक, और इनको अपन ने क्या मान लेना है, Q मान लेना है। इनको क्या मान लेना है, Q मान लेना है। सिंपल हो जाएगा, तो K Q0 Q हो जाएगा, है ना। इससे हमारे लिए काम करना सरल हो जाएगा। तो हमने लिखा K Q0 Q डिवाइडेड बाय 1, K Q0 Q डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, K Q0 Q डिवाइडेड बाय 3 का नहीं 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, K Q0 Q डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। डॉट 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 कर सकता हूँ ऐसा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कॉमन ले सकते हो नहीं ले सकते हो। K Q0 Q को क्या लिया, कॉमन, 1/1, 1/4, 1/16, 1/64 और डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक चल रहा है अनंत तक। ठीक, अब गौर कीजिए क्या हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि जब मैं इस राशि को 1/4 से गुणा करता हूं तो ये आती है, और इसको 1/4 से गुणा करता हूं तो ये आती है, इसको 1/4 से गुणा करता हूं तो ये आती है।
हर बार हम क्या कर रहे हैं, 1/4 से गुणा कर रहे हैं, मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी है, समांतर श्रेणी नहीं। और कितने पदों की, आंसर है अनंत पदों की। कितने पदों की, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी। अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का योग, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का योग कितना होगा रे देवताओं, ये किसी को पता है? चलो मैं लिख देता हूं। Sn इज इक्वल्स टू होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए क्या, प्रथम पद। ए क्या होता है, प्रथम पद, एक है यहाँ पर। आर क्या है, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है, जिस चीज से आप हर बार गुणा करते जा रहे हैं। यहां पर किससे गुणा कर रहे हैं, 1/4 से। तो हमने बोला कि इस वाले केस में ए का मान तो 1 है और आर का मान 1/4 है। बात समझ में आई क्या? ए का मान 1 और आर का मान 1/4, जिससे आप हर बार क्या करते जा रहे हैं, इसको गुणा करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए काम करता हूं। तो एफ रिजल्टेंट बराबर समझिएगा के 9 गुणा 10 की घात 9, Q0 1, Q कितना भाई, Q कितना 4 माइक्रोग्राम, 4 गुणा 10 की घात -6। और Sn का फॉर्मूला लगा दो, 1/1 माइनस 1/4। बताओ भाई, कहीं कोई गलती मेरे हिसाब से अभी तक तो नहीं कर रहे हैं। 9 चौक 36 होता है, गुणा 10 की घात 3 लिख सकता हूं। ठीक है, चलो एक में से 1/4 को घटाओगे तो 3/4। 3/4 को अगर मैं सॉल्व करूं, मतलब ऊपर लेकर के जाऊं, तो ये हो जाएगा 4/3 और 3 से इसको काट दो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, कितना आएगा भाई, 1248, 48 इंटू 10⁻³ और कितना भाई, न्यूटन। ये परिणामी बल है, ये परिणामी बल है परिमाण में। आप इतना भी काम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सदिश रूप में पूछ ले, ये परिणामी बल एफ रिजल्टेंट अगर सदिश रूप में देखा जाए तो कौन सी दिशा में है, ये माइनस के आई कैप में है, तो कितना लिखेंगे, 48 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और यहां पर आप लगाओगे माइनस का आई कैप। क्या लगाएंगे यहां पर, माइनस का आई कैप लगाएंगे। ठीक है, ये बात डन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उतारो जल्दी से, जल्दी से इस चीज को उतार लीजिए। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। एक बेसिक लॉजिक और हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक बेसिक लॉजिक और सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने वैसे आपको अच्छा सा टाइम दे दिया था, आप आसानी से वहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते थे। खत्म करें, चलो आगे की ओर मूव करते हैं। अभी हमारे पास में सवालों के भंडार हैं। हाँ भाई, देखिए एक सवाल और है, ये वाकई में बहुत बढ़िया सवाल है। और जो अभी अपने किया ये भी आईआईटी और नीट का ही सवाल है, दोनों में पूछा जा चुका है। अब जो कर रहे हैं ये भी हायर थिंकिंग क्वेश्चन में से एक है। वो लास्ट वाला क्वेश्चन भी हायर थिंकिंग में से था, ये वाला जो करने वाले हैं वो भी हायर थिंकिंग क्वेश्चन है। एक आगे और करेंगे वो भी हायर थिंकिंग क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, हायर थिंकिंग मतलब लेवल अप क्वेश्चंस में से एक है। देखो सवाल लेवल अप था कहाँ, हमें पता था, हमने आसानी से कर दिया। देखो क्या बोल रहा है, 2 छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है। एक उभयनिष्ठ बिंदु से 2 कुचालक धागों
जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है द्वारा लटकाए गए हैं। दोनों गोले समान आवेशित हैं तथा साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई है। प्रत्येक गोले पर आवेश का मान ज्ञात करो। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपकी बुक में है और एक बार ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूला डेराइव करने के लिए दिया गया है। तो मतलब ये जितनी भी वैल्यू दे रखी है ना, इन वैल्यूज़ की जगह मैं नाम चेंज करवा देता हूँ। समझिए, सवाल आपको दिखाई दे रहा है। ये सवाल ऐसे भी दिया गया है, कैसे भाई? दो छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान m है। एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई l सेंटीमीटर पाई गई है के द्वारा लटकाए गए हैं। दोनों गोले समान आवेशित है या समान आवेश स्मॉल q से आवेशित है। साम्यावस्था में इनके मध्य की दूरी x पाई गई है। साम्यावस्था में इनके मध्य की दूरी x या फिर r, जैसा भी आप लिखना चाहें वो लिख दीजिएगा, पाई गई है। प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, ऐसा भी दिया गया है। जब मैं x, m, l इनका उपयोग कर रहा हूं तो मेरे को आवेश का एक फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। और इस वाले केस में तो मेरे को पूरी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन सवाल को अगर मैं समझता हूं तो सवाल क्या दे रखा है वो समझिएगा बच्चों। सवाल आपको वैसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा। यहां पर हम काम करते हैं, ये कोई आधार मानिए, एक दृढ़ आधार मान लेते हैं और दो गोले जिनके ऊपर समान आवेश है, अगर उन्हें किसी धागे से लटकाओगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे बच्चों। तुमने बोला कि ये लो भैया, ऐसा कर दिया आपने, एक गोला इधर, एक गोला इधर, ठीक है। ये धागे की लंबाई कितनी है? l है। धागे की लंबाई कितनी है? l है, जिसकी वैल्यू दी हुई है 40 सेंटीमीटर। इसके ऊपर आवेश कितना है? q आवेश है। इनका द्रव्यमान कितना है? m है, ठीक। अब समझिएगा, इन दोनों के मध्य की अब भी साम्य अवस्था में ये जो दूरी दे रखी है ना इन्होंने, ये कितनी दे रखी है बच्चों? x मान लो या r मान लो। लेट सपोज करो मैं r मानता हूं, ठीक है। तो ये r दूरी है दोनों के बीच की, ठीक। अब क्या है वो समझिए। यहां पर एक कोण डिफाइन कीजिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। मोस्टली जब ये क्वेश्चन आया था IITs में, तब यहां पर ये एंगल, मतलब ये डायग्राम दिया गया था, ये एंगल थीटा डिफाइन किया गया था। तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा है, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच से ये लाइन खींची गई, ठीक है। तो ये टोटल एंगल कितना हुआ? 2 थीटा हो गया, क्लियर है। चलो, अब ये दोनों गोलों पर आवेश है, आवेश के कारण एक बल लगेगा। दोनों गोलों के पास में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, द्रव्यमान के कारण एक बल लगेगा, यही बात है। चलो इस चीज को समझते हैं अच्छे से। क्या भाई? द्रव्यमान के कारण जो बल लगेगा mg, वो सदैव ऐसा ही लगता है, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं होनी चाहिए। और m निकाला जा सकता है, द्रव्यमान है ना। आपको घनत्व का एक फॉर्मूला पता होगा, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो फिर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? आयतन गुणा घनत्व। और गोले का आयतन निकालना कोई बड़ी भारी बात तो है नहीं बच्चों। हालांकि इस वाले केस में तो दिया हुआ है द्रव्यमान, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर केस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दे तो फिर आप द्रव्यमान कैसे निकालोगे? उस केस में उसका घनत्व दिया हुआ होगा, आयतन से गुणा कर दीजिएगा। 4/3 पाई r क्यूब होता है गोले का आयतन, ठीक है। चलो, दोनों पर Q आवेश है, दोनों पर Q आवेश है, तो ये वाला गोला इस वाले गोले को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो ऐसा एक बल लगाएगा F, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा। इतना का इतना बल न्यूटन के नियमानुसार इधर भी लगना चाहिए। ये दोनों बल परिमाण में क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। चूंकि ये पर्टिकुलर गोला किसी कुचालक धागे से तना हुआ है, तो इसका मतलब है एक तनाव बल इधर भी काम करेगा। ठीक, बात समझ में आई क्या? और चूंकि ये दोनों क्या है? संतुलन की अवस्था में है, तो फिर परिणामी बल 0। अगर परिणामी बल 0 है तो इसका मतलब इस mg को कोई ना कोई संतुलित कर रहा होगा। मतलब अगर mg नीचे की ओर है तो इसके विपरीत दिशा में एक बल ऊपर की ओर भी काम कर रहा होगा। अगर ये इलेक्ट्रिकल फोर्स इस तरफ है, वैद्युत बल इस तरफ है, तो एक बल इस तरफ भी काम कर रहा होगा, तभी जाके तो परिणामी बल खत्म। ठीक है, चलो कैसे होगा ये? तो एक लाइन ऐसा बनाओ और एक लाइन ऐसा बनाओ, ठीक है। चलो अब ये देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर मेरे हिसाब से ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। एकांतर कोण है ना भाई, जेड आकृति में बने हुए कोण।
गौर करना, घटक मैंने सिखाए थे, घटक मैंने सिखाए हैं आपको, है ना। तो घटक देखो, टी का थीटा से कनेक्टेड घटक क्या होगा, कोस थीटा, तो ये होगा टी कॉस थीटा। और इस टी तनाव बल का थीटा से जो घटक कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों घटक लंबवत होने चाहिए, कोस और साइन वाले, तो ये होगा टी साइन थीटा। तो आप देखेंगे कि टी कॉस थीटा बराबर है mg के, इसको खत्म कर रहा है, टी साइन थीटा बराबर है fe के, इसको खत्म कर रहा है। इस तरीके से ये वाला आवेश जो है वो संतुलन की अवस्था को क्या कर पाता है, प्राप्त कर पाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं डेटा को एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूं, जो जो डेटा दिया हुआ है। उन्होंने द्रव्यमान m दिया हुआ है 200 ग्राम है, ठीक। अब आपको क्या करना है, ग्राम है ना भाई, 200 गुणा 10 की घात -3 kg, ठीक है ये बात। फिर धागे की लंबाई, जिसे मैं L यूज करने वाला हूं, L धागे की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर, जिसे आप लिखेंगे 40 गुणा 10 की घात -2 मीटर। फिर ये दूरी जो r है, ये r भी दी हुई है, एक मिनट, 40 सेंटीमीटर ही है ना, दूरी भी दी हुई है r, वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, जिसे हम लिखेंगे 4 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ये डेटा हमें दिया हुआ है, काम कर सकते हैं। कैसे काम करेंगे, सवाल बहुत बढ़िया है, पहले मैं फॉर्मूला बनाऊंगा ताकि हम आसानी से काम कर पाए, ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं। तो हमने देखा कि टी साइन थीटा को समझिएगा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, चित्र के अनुसार आप क्या लिखेंगे भाई, यहां पे लिख देता हूं, टी साइन थीटा बराबर क्या है बच्चों, एफ ई है, जबकि टी कॉस थीटा क्या है, एम जी है। इसे समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2 बना दो, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कोस थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी। टी से टी कैंसिल, ये टेन थीटा आ गया क्या, टेन थीटा बराबर एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी, और एफ ई निकाल सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से, ठीक है। टेन थीटा या फिर थीटा अगर बहुत कम हो, अगर थीटा का मान क्या हो, बहुत कम हो, जब आप सवाल को पढ़ेंगे तो ऐसे भी क्वेश्चन है जहां इस 2 थीटा की वैल्यू 10 डिग्री दी हुई है, तो फिर थीटा की वैल्यू 5 डिग्री हो जाएगी, कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। और 5 डिग्री या फिर इससे कम वाले के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा अगर बहुत कम है, सॉरी थीटा अगर बहुत कम है तो फिर उसे थीटा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने बोला थीटा के अल्प मान हेतु इस टेन थीटा को सिर्फ और सिर्फ थीटा लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, थीटा, ठीक है। तो हमने लिखा थीटा के अल्प मान हेतु, इसे सिर्फ और सिर्फ आप थीटा लिखो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी। आप चाहें तो इसे साइन थीटा भी लिख सकते हैं, अगर थीटा का मान कम है तो टेन थीटा और साइन थीटा दोनों बराबर काम करता है कम मानों के लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे साइन थीटा से भी कर सकते हैं। चलो अब थीटा मतलब कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। अब इस थीटा कोण से कितना चाप लिया गया है, आंसर है अगर ये पूरा आर होता तो ये चाप होता r/2, ठीक है, ये चाप कितना होता r/2, और इसकी त्रिज्या कितनी, धागे की लंबाई के तुल्य मतलब l, ठीक है। तो हमने लिखा थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या, चाप कितना बच्चों r/2 और त्रिज्या कितनी है l, बराबर क्या भाई एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी। बताओ कहीं गलत हो क्या, बात समझ में आ गई, चाप बटा त्रिज्या का कॉन्सेप्ट लगा दिया। फिर क्या होगा, मैं इसको भी लिख देता हूं, तो ये हो गया r डिवाइडेड बाय 2l इज इक्वल्स टू एफ ई क्या होगा k, Q1 और Q2 तो दोनों बराबर है तो Q स्क्वायर लिख देता हूं डिवाइडेड एम जी, सॉरी r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक। और यहां पर क्या आएगा mg, आपको क्या निकालना है, Q स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो यहां पे काम करते हैं, तो हमने लिखा Q स्क्वायर बराबर, समझिएगा Q स्क्वायर निकालोगे तो ये इधर गुणा होगा, R स्क्वायर को R से गुणा करोगे क्या आएगा r³ mg, ठीक है। नीचे क्या होगा K 2l
के। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे सॉल्व करो। के को क्या लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं के को? हम लिख सकते हैं क्या भाई, 1/4πε0। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, समझिएगा ये होगा r³ इंटू mg, और ये 12 ऐसा का ऐसा, और इसकी जगह 1/4πε0 ऊपर आ जाएगा। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4πε0 mg r³ डिवाइडेड बाई 2l। ये एक फॉर्मूला बन गया। आप चाहें तो वैसे तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन यहाँ से करूँगा, ठीक है, मेरा सॉल्यूशन यहाँ से होगा, लेकिन एक फॉर्मूला यहाँ पर भी बन जाता है। कुछ किताबों में इसे और कैसे किया गया है वो भी समझ लीजिए। इस थीटा की जगह वो साइन थीटा ही यूज करते हैं और इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस थीटा की जगह या तो आप टेन थीटा ही रख लो या आप साइन थीटा रख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि थीटा का मान कैसा लिया गया? अल्प। ये तो उतार लिया गया, ये समझ लिया आप लोगों ने। चलो अब मैं आपको बताता हूं कुछ किताबें इसे और कैसे सॉल्व करती हैं या क्या सिद्ध करवा सकती हैं। तो मैं यहां से इस वाले फैक्टर से ही काम करना चालू करता हूं, टेन थीटा से। अब टेन थीटा की जगह साइन थीटा भी रख सकते हैं अगर थीटा का मान क्या लिया जाए? अल्प लिया जाए। तो ये टेन थीटा बराबर क्या होगा? एफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर mg। ठीक है, फिर यहां से देखो क्यू निकालना है ना आपको, तो हमने लिखा के क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r स्क्वायर mg टेन थीटा। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? k का भाग लग गया 1/k। क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये 1/k में चला जाएगा क्या? और 1/k क्या होता है? 4πε0 होता है। तो इसकी जगह ये कुछ ऐसा आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4πε0 r स्क्वायर mg टेन थीटा। यहां तक भी सिद्ध करवाया गया है, ये भी सिद्ध करवाया गया है। तो सोचना हमें इस फैक्ट के ऊपर निकलना है। मेन फैक्टर ये है, अगर ये फैक्टर आ गया तो हम दुनिया में कोई सा भी फॉर्मूला निकाल लेंगे इस पर्टिकुलर सवाल से रिलेटेड। ठीक है, तो हमें दिमाग लगाना है कि पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या क्या चेंजेस करने हैं। बात समझ में आई क्या? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वह सिंपल सा पार्ट है। ठीक है, अभी तो सवाल में मेरे को डेटा दिया हुआ है, मेरे को डेटा यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? ये सॉल्यूशन भी हो सकता था, ये सॉल्यूशन भी हो सकता था। क्यू के दो मान निकल सकते थे, अंडर रूट लगाना बाकी है। ठीक है, चलिए मैं तो अब ऊपर वाले से काम करूंगा भैया। देखो क्या होगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू r³। r कितना दे रखा है भाई? 4 सेंटीमीटर। तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 बार लिख दिया, और क्यूब ये 10 की घात -6 कर देता हूं। m 200 गुणा 10 की घात -3। g तो 10 लिख देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, डिवाइडेड बाय 2l। l का मान कितना है? 40 गुणा 10 की घात -2। के 9 गुणा 10 की घात 9। यही तो है, और कुछ तो नहीं दिख रहा मेरे को, है ना? चलिए काम करेगा, 10 कर दूं इसको, 100 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, खत्म। चलो अब पावर को एडजस्ट करना है। नीचे सिर्फ 9 बचा है, ऊपर 4 × 4 है। ओके, सिंपल हो गया ये। वैसे इस वाले को ऐसा का ऐसे रहने दो और इसको हटा दो। ठीक है, चलो 4 × 4 2 बार आया। घात को एडजस्ट करो, घात को अगर मैं एडजस्ट करूँ तो 10 की घात -6 -3 -9 और ये प्लस का 9 18। तो क्या क्या सॉल्व कर चुके हैं? 1 2 3। तो मैं लिख देता हूँ 10 की घात 18। ये 3 सॉल्व हो चुके हैं। अब और घातों को देखो, 10 की घात 2 इधर है, 10 की घात -2 इधर है, ऊपर जाते प्लस का 2 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 10 की घात 4 और आ रहा है। बात समझ में आ गई? 10 की घात 22 आ रहा है कुल मिला करके। ठीक, और नीचे 9 है ना? और ये क्या है? क्यू स्क्वायर है। देख लो देवताओं, घात में दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। घात में दिक्कत हो गई तो फिर रामायण चेंज हो जानी है अपनी। घात में दिक्कत है, बताओ क्या?
माइनस का 18 करनी थी, है ना, और ये प्लस का 4, ठीक है। वो माइनस का 22 नहीं है, माइनस का 14 है। टोटल कितनी घात हो गई? माइनस की 14 घात हो गई है ना। चलो क्लियर हो गया ना, माइनस की 14 घात लिख देता हूं, माइनस की 14, खत्म करो इसको रामायण को, ठीक है, माइनस की 14 घात हो गई है। चलो तो क्यों निकालोगे तो कितना आएगा? इसका एक बार आएगा, इसको भी एक बार लिखोगे तो 3 लिख दूं, अरे 9 का वर्गमूल तो 3 ही होता है, और ये कितना 10 की घात क्या माइनस का 7, मात्रक क्या कूलाम। ये लो भाई सॉल्यूशन, सिंपल है। चलिए तो उम्मीद करता हूं ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। सवाल कितना प्यारा था, डायग्राम देखो कितना मस्त दिखता है ना। हाँ तो सॉल्व करोगे, तसल्ली से काम करोगे, जितने भी पार्ट हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। हाँ बोर्ड में नहीं पूछे गए, नीट और IITs में तो कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके सामने है सॉल्यूशन। चलिए तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हो सके तो शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट सब्सक्राइब इट। ऑलराइट, हैव अ गुड डे, टेक केयर।